तो जो नेता होते हैं या रूलर्स होते हैं वो क्यों चुने जाने चाहिए? जैसे सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर में अगर कोई डिसीजन लेना है, आप, आपका भाई, माँ, पापा एक साथ बैठते हैं, किसी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? गायत्री कह रही है मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अब तो मैंने अपना को अनम्यूट कर चुका हूँ। यस, सबको आवाज़ आ रही है, गुड। ठीक है। हाँ, तो हम जब अपने घर में कोई समस्या होती है, हम चार लोग बैठते हैं, उस समस्या को डिस्कशन करते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। अगर समस्या थोड़ी बड़ी हो, मतलब हमारी बिल्डिंग की समस्या हो, हमारी सोसाइटी की समस्या हो, तो कई सारे लोग बैठेंगे और उनको पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जब हम पूरे देश या राज्य की बात करते हैं, अब सारे लोग तो बैठ नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनने पड़ते हैं, है ना। पॉलिटिक्स में इलेक्शन क्यों जरूरी है उसको समझने के लिए बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने में से ही बोलते हैं, यार ये हमारे बिहाफ पे बात करेंगे। ठीक है। अब हमने एक को चुन लिया, जैसे क्लास में तुमको, तुम जैसे जिस क्लास में, तो टीचर एक मॉनिटर चुन लेती है ना। अब तुमने कभी देखा कि जब तुम वो सेकेंड क्लास में थे, थर्ड क्लास में थे, वही सेम मॉनिटर 10th क्लास तक था? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बीच बीच में चेंज होता है। टीचर उसको चेंज भी कर सकता है, टीचर उसी के साथ भी कंटिन्यू कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है ना। अब ये टोटली किसके हाथ में है? तुम्हारी क्लास टीचर के हाथ में है, जो मॉनिटर किसको अपॉइंट करती है। तो टीचर क्या करती है, भाई कौन बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कौन क्लास को कंट्रोल कर सकता है, कौन उसको सही रिपोर्टिंग दे सकता है, वो सारे फैक्टर्स देखती है और उसको मॉनिटर चुनती है। उसी तरह आपके स्कूल में जिस हाउस कैप्टन होता है, या स्कूल कैप्टन होता है, स्पोर्ट्स कैप्टन होता है, इनके चुनाव होते हैं। लेकिन मतलब ये चुनने का प्रोसेस है। तो सोचो कि एक स्कूल जैसा जो छोटा सा सिस्टम है, उसमें भी अगर हमको किसी पोस्ट पे किसको बिठाना है, तो उसी तरह जितना बड़ा देश है और जिसके हाथ में हमको देश की बागडोर देनी है, तो उसको हम बिना इलेक्शन के बिठा सकते हैं? पॉसिबल नहीं। अब इलेक्शन के कुछ फायदे भी होते हैं, है ना। तो अब ये पूरा चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि चुनाव कैसे होते हैं, इसको कौन कराता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन वोटर होता है, ये पूरा चैप्टर इसमें कवर अप किया गया है। तो मोस्टली 2 दिन लगेंगे अपने चैप्टर करने में, इस वीक और नेक्स्ट वीक हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो द इन चैप्टर 1, इन डेमोक्रेसी, इट इज नेदर पॉसिबल, इट इज नेदर पॉसिबल और नेसेसरी पीपल टू गवर्न डायरेक्टली, कि लोग डायरेक्टली एकदम सरकार नहीं चला सकते, उनको अपने क्या करने पड़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रखने पड़ते हैं। उनको क्या करने पड़ते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव रखने पड़ते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव रखने पड़ते हैं। एग्री? तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक फॉर हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। ये ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के, ऐसे नेताओं का चुनाव कैसे हो सकता है, और हम सीखेंगे ये इलेक्शंस क्यों जरूरी होते हैं, ये डेमोक्रेसी में किस तरह हेल्पफुल है, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है ना। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोल कंपटीशन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, है ना। और हम क्या सीखेंगे, खासकर इंडिया में इलेक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर की शुरुआत करें। तो वाई इलेक्शंस थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी रहेगा। तो वो कार्टून क्या कहते हैं, डू मोस्ट लीडर फुलफिल देयर इलेक्शन प्रोमिसेस। आपको क्या लगता है, क्या जितने भी लीडर्स हैं, क्या वो चुनाव में अपना वादा पूरा करते हैं? आपका क्या व्यू इस बारे में? बात है, मतलब सब लोग कहते पूरे नहीं करते हैं। देखा, इसका नेता सबसे ज्यादा बदनाम है, नॉट एट ऑल। वो 10 में से एक भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। यस, एकदम सही बात है। दे मोस्टली दे विल मेक प्रॉमिस, बट काफी ऐसे नेता लोग भी हैं जो अपने प्रॉमिस पूरे करते हैं, याद रखना। ठीक है। तो ये कहानी काफी पुरानी है, ये शायद 1970 या 1980 के आसपास की, 1987 के आसपास की, है ना। तो हरियाणा में काफी लोग बैठे हुए हैं, मिड नाइट को, रात में 5 घंटे से वेट कर रहे हैं, एक नेता आएगा, भाषण देगा। उस नेता का नाम था मिस्टर देवीलाल। ही वॉज द चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा संघर्ष समिति, इसके चीफ थे
देवीलाल, वो आके एक चुनाव रैली को एड्रेस करने वाले थे। उनकी एज कितनी थी? 76 ईयर्स। देखो राजनीति में रिटायरमेंट की एज नहीं है। फौज में रिटायर हो जाओगे और आप पुलिस में रिटायर हो जाओगे, 60 आई थिंक मैक्सिमम एज होती है। उसके बाद आप किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं रह सकते, लेकिन राजनीति शुरू ही 60 के बाद होती है। तो 76 ईयर बूढ़े थे, तो ये पूरे दिन भर बिजी थे। सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे बार बार। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं। तो वो लगभग पिछले 1 साल से, और जो चुनाव होता है उसमें तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट होती है। कुछ लोग तो कुछ पार्टीज 1 1 साल से चुनाव का स्टार्ट कर दो कि चुनाव आने वाला है, हमको तब से तैयारी कर देनी चाहिए। अभी लेटेस्ट कहाँ पर चुनाव होने वाला है? आप लोगों ने भी सुना होगा, तो पिछले 1 हफ्ते पहले इसका डिक्लेरेशन हुआ। इंडिया के किसी एक स्टेट में चुनाव डिक्लेयर हुआ है। यस, गुड, गुड आता है। आप लोग न्यूज़ देखो, आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा समझने में। अभी क्योंकि चुनाव के बारे में बहुत सारी चीज़ें तुमको सुनने को मौका मिलेगा। इलेक्शन मतलब न्यूज़, जो शाम को न्यूज़ आते हैं ना स्टैंडर्ड वाले, मतलब आज तक वगैरह, जी जी कोई भी देखते रहो, आपको काफी ये चैप्टर बहुत इजी समझ में आएगा। ये न्यूज़ रिपोर्ट कब की है? 1987, हरियाणा में इलेक्शन हुआ। इससे पहले कांग्रेस पार्टी वहां पर राज करती थी। कब तक? 82 तक। हरियाणा जो है ये पहले पंजाब का पार्ट होता था। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ, तो पंजाब और हरियाणा एक कॉमन स्टेट थे। बट 1979 में पंजाब और हरियाणा को सेपरेट किया गया। तो उसकी जो पहले पार्टी बनी थी वो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर राज करती। और जो देवीलाल जी थे, ये अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया, न्याय युद्ध। मतलब हमें युद्ध करना है, किसके लिए? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए युद्ध करना है। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, पार्टी का नाम रखा लोकदल। पहले आपको पता है मैक्सिमम 1947 से लेके 1969 और 70 तब तक केवल कांग्रेस पार्टी, बाकी जितनी पार्टी है वो सब छोटी मोटी पार्टी। 70 के बाद इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद बहुत सारी पार्टी बनी। ठीक है, ये इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हिज पार्टी ज्वाइन अदर ओपोजिशन पार्टी। तो देवीलाल ने क्या किया? ऐसी जो छोटी मोटी कई पार्टीज थी, सबसे बातचीत की और सबको अपनी पार्टी में मिला लिया। अब देवीलाल जी ने एक प्रॉमिस किया, इफ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन, अगर भाई मेरी पार्टी जीत जाएगी तो मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट विल वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। कि जितने भी किसान लोग हैं और जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सरकारी बैंक से जो भी कर्जा लिया होगा मैं पूरा माफ कर दूँ। बोला ये मेरा फर्स्ट एक्शन होगा गवर्नमेंट बनते। अब जो लोग थे ये पिछली गवर्नमेंट से दुखी थे, दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है, तो उनको क्या लगा? ये देवीलाल का प्रॉमिस बड़ा अट्रैक्टिव लगा, खासकर किसको? किसानों को। भाई हमारे पुराने लोन माफ हो जाएंगे। तो चुनाव हुए, और जब ये प्रॉमिस किया गया था, तो जो एलाइज थे, कौन? लोक दल एंड एलाइज। एलाइज का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? व्हाट आर एलाइज? पीपल इन द पार्टी, साथी, अपोजिशन। मतलब कोई करेक्ट, किसने करेक्ट रिप्लाई दिया? जो टू और मोर पार्टीज। यस यस। जैसे एनडीए एक ये बड़ा गठन है, तो इसमें बीजेपी के साथ में कई सारी पार्टीज है। जैसे पहले शिवसेना थी, अकाली दल थे, है ना, तेलुगु देशम पार्टी पहले थी। तो इसमें क्या होता है? एक बड़ी पार्टी होती है, उसके साथ में कई छोटी पार्टी होती है। जो छोटी पार्टीज होती है इनको अलाइज कहते हैं। अलाइज मतलब सहयोगी पार्टी, मतलब चुनाव लड़ने में हम साथ साथ लड़ेंगे। अच्छा, बिहार में जो चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी के साथ में कौन सी दूसरी पार्टी है? व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर पार्टी? आपका जीके के साथ साथ में टेस्ट हो जाएगा। नेटवर्क में चेक करो, फटाफट पता होना चाहिए। जो बीजेपी के साथ अलाइज में है, कांग्रेस को पोजीशन में, द नेम ऑफ द पार्टी इज जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। शिवसेना बेटा यहाँ पर है महाराष्ट्र में। हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी
और जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये साथ में चुनाव लड़ते हैं। तो बिहार में जो अभी चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, ये उनकी पार्टी है जेडीयू। इनका चुनाव चिन्ह है तीर। बीजेपी का क्या है? कमल। इनके साथ तीसरी एक पार्टी है एलजेपी, लोक लोक सत्ता जन पार्टी, जो चिराग पासवान और रामविलास पासवान की पार्टी। इनके अपोजिट में है कांग्रेस पार्टी और सामने लालू यादव जी की पार्टी है। लालू यादव की पार्टी का नाम क्या है? किसको याद है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी ऑफ मिस्टर लालू यादव, जो इनके आजकल उनके बेटे देखते हैं, तेजस्वी यादव। उसका नाम है आरजेडी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल। ठीक है। तो 15 साल पहले लालू की गवर्नमेंट चलती थी और 15 साल से नीतीश कुमार जी पावर में है वहां पर। तो फिर से चुनाव होने वाला है, देखते कौन जीत के आते हैं। ठीक है। तो ऐसे आपको आसपास से नॉलेज रखोगे ना, तब आप इस शब्द को बहुत अच्छा समझ पाएंगे। अलायंस क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, वहां पर अभी कितनी सीटें होंगी। दो तरह के चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है। अभी जो चुनाव हो रहा है उसको हम कहते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ये राज्यसभा के चुनाव। इसमें ये जो इलेक्शन होते हैं ये चीफ मिनिस्टर के चुनाव के लिए होता है। ठीक है। तो हरियाणा में जब चुनाव हुआ तो हरियाणा में उस टाइम 90 सीट्स थी। जो इलेक्शन हुआ था 90 सीट्स के लिए हुआ था। और पहली बार कोई पार्टी 76 सीटों से जीत के आई थी। आज तक ये रिकॉर्ड शायद नहीं टूटा। उसमें से जो लोक दल थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने 60 सीट जीती। और बाकी जो उसके अलायंस थे उन्होंने लगभग कितना सीटें जीता? 16 सीटें जीता। तो उनको क्लियर मेजोरिटी था। मेजोरिटी का मतलब है जितनी आपकी सीट्स होती है उसके हाफ से 1 सीट ज्यादा आप अगर जीत जाते हो तो आपको सरकार बनाने का मौका मिलता है। और जो सरकार बनती है ये 5 साल के लिए बनती है। उस साल कांग्रेस केवल 5 सीट जीत पाई। मतलब जो कांग्रेस पिछले कई सालों से गवर्नमेंट चला रही है, एक इलेक्शन में केवल 5 सीट जीत पाई। ये रियलिटी है। अभी देखो पिछले साल जब दिल्ली में चुनाव हुआ 60 सीट है दिल्ली में, उसमें से आप आम आदमी पार्टी ने 57 सीटें जीती। तो बाकी 3 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 0। तो ये कोई चुनाव होता है तो ये रिजल्ट होता है। तो जो 50% से ज्यादा सीट जीतता है उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। चलिए अब इलेक्शन हो गए, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए। तो जो उसके जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनकी पार्टी के पास केवल 5 सीट आई। ठीक है। तो जो अब न्यू असेंबली बनेगी इन लोग क्या कहते हैं? एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्यसभा का चुनाव होता है, जो स्टेट में जो चुनाव होता है, उससे जो लोग चुन के आते हैं उनको क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं, है ना। तो इन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चुना। और फिर जो गवर्नर होता है, जब आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो आपके पार्टी के मेंबर आप में से किसी एक को अपना लीडर चुनते हैं, है ना। तो जैसे भी ये शिवसेना का और एनसीपी का कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ तो इन एमएलए ने क्या डिसाइड किया? तो उद्धव ठाकरे जी को हम क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है। अब जो गवर्नर क्या करता है, फिर इनको इनवाइट करता है देवीलाल जी को, भाई आप नए चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो क्या? ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वो चीफ मिनिस्टर बनने की शपथ लेते हैं। ये रिजल्ट होने के बाद होता है। तो जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने तो उन्हें गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया? एक ऑर्डर जारी किया, भाई जितने भी लोन हैं स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चर के और लेबर्स के, ये सब माफ हो जाएंगे। सर रिजाइन करना कंपल्सरी होता है। हाँ, रिजाइन कंपल्सरी होता है। जब तक आप रिजाइन नहीं डालोगे तब दूसरा आपकी जगह पे कैसे आएगा? एक प्रोसेस है जस्ट। वो हार गया ना चुनाव, तो हार चुके हैं। वो एक जस्ट प्रोसेस है, सिंपल एक चिट्ठी देनी पड़ती है। तो उसकी पार्टी, अब देखो इनकी पार्टी ने 4 साल राज किया, फिर से चुनाव आए 1991 में, लेकिन अगली बार ये पार्टी नहीं जीत पाई। दे कैन नॉट विन पावरफुल सपोर्ट। क्योंकि तब तक क्या हुआ था? लोगों का जो फर्स्ट काम था भाई उनका लोन क्लियर करना, लोन क्लियर हो गया। अगली बार फिर से कांग्रेस जीत के आई और फिर कांग्रेस ने वहां पर गवर्नमेंट बनाई। इसका मतलब ये है राजनीति में कुछ फिक्स नहीं होता। एक साल ये पार्टी आ सकती है, दूसरा ये पार्टी। आप अच्छा काम भी कर लो लेकिन जनता सोचती नहीं है। ये जनता की सबसे बड़ी खामी है। राजस्थान एक स्टेट है, उसका एक हिस्ट्री रहा है। वहाँ कोई भी गवर्नमेंट आज तक सेकंड टेन्योर में नहीं आई। समझिए इस साल अगर कांग्रेस है, अगले अगले 5 साल बाद निश्चित है बीजेपी आएगी। और बीजेपी वहाँ कितनी अच्छा कर लेगी, 5 साल बाद की कांग्रेस आएगी।
ये पिछले वहां का तकरीबन 20-25-30 साल का रिकॉर्ड है कि 5 साल के बाद वहां की जनता दूसरे को चुन लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर बार जब चुनाव होता है तो नेता लोग ऐसा प्रॉमिस देते हैं कि भैया जिसको पूरा करना इम्पॉसिबल होता है, इसके लिए एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए। और नई गवर्नमेंट आती है, फटाफट कहते कि लोन माफ कर देती है। अब अगली बार क्या होता है, अभी गवर्नमेंट लोन तो माफ कर दिया, अब पैसा कहाँ से आएगा? तो वो टैक्स बढ़ाती है, वो यहाँ से वहां से जो पैसा दिया होता है ना, वो रिटर्न कर लेती है। तो जनता बोलते रहे ये पैसा तुमने फिर वापस ले लिया, एक जगह से लोन क्लियर किया, दूसरी जगह से पैसा निकाल लिया। तो ये इससे परेशान हो जाती है। फिर दूसरे लीडर क्या बोलेगा, मैं तुम्हारा फिर लोन माफ कर दूंगा, अरे इसको फिर से वोट देती है। ये कहानी चलती रहती है, ये राजनीति है सबको समझ में। तो भाई इससे अपन ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला? जगदीप और नवजीत ने स्टोरी पढ़ी, उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताना ये राइट है या रॉन्ग है। कैन यू से विच ऑफ दीज आर राइट एंड रॉन्ग? इस स्टोरी में जो कहानी दी है, ये जो मैं कहानी पढ़ी, इसके अकॉर्डिंग हमको बताना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्शन कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जी बताइए, ये राइट है रॉन्ग है? इलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? यस, चेंज कर सकते हैं। इलेक्शन से आप नई पॉलिसी ला सकते हो, आप लोन वगैरह माफ कर सकते हो। सेकेंड, द गवर्नमेंट इन्वाइटेड देवीलाल to become chief minister because he was impressed by his speeches. ये राइट है रॉन्ग है? गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को क्यों बुलाया, देवीलाल को क्यों बुलाया? भाई भैया तुमने बढ़िया बढ़िया स्पीचेस दी है, मैं तुमको बनाता हूँ। यस, इट इज रॉन्ग, क्योंकि वो चुनाव जीत के आए थे, इसलिए गवर्नमेंट को उनको बुलाना पड़ा। नेक्स्ट, पीपल आर अनहैप्पी। हाँ जी, थर्ड वाला, द पीपल are unhappy with every ruling party and vote against the next election. ये राइट है रॉन्ग है? बेटा केवल विषय फोन आता है इसलिए म्यूट होगा। यस, राइट। तो पीपल क्या कहते हैं, जब अनहैप्पी होते हैं वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वोट करते हैं और कोई दूसरी पार्टी वोट जीत जाती है। नेक्स्ट, द पार्टी दैट विन द इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस, राइट राइट राइट। फोर्थ पॉइंट, द पार्टी जो चुनाव जीतती है वही गवर्नमेंट बनाती है। यस, एकदम सही बात। नेक्स्ट, दिस इलेक्शन लीड टू ए लॉट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन हरियाणा। क्या चुनाव से हरियाणा में बहुत सारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आया? क्या लगता है? यस, बिल्कुल सही आप लोगों जब नहीं, कि इस चुनाव के बाद हरियाणा में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं आया, उल्टा जितना हमने किसानों को लोन माफ किया था उसका बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कभी भी नहीं कहते। नेक्स्ट, द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट टू बी रिजाइन आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शन। क्या उसको रिजाइन करने का कोई जरूरत नहीं है? रॉन्ग है, उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो वो रिजाइन करेगा तभी उसकी जगह दूसरा आ सकता है। चलो, सॉफ्ट टेक्सचर क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे इस चैप्टर में क्या एक्टिविटी आपको दी है। डू यू नो व्हेन द लास्ट असेंबली इलेक्शन टेक प्लेस इन योर स्टेट? बताइए, महाराष्ट्र में लास्ट इलेक्शन कब हुए थे? सबको पता होना चाहिए। 2015 नहीं है सर, पिछले साल ही हुए थे, 2019 में, जो बीजेपी और शिवसेना के साथ में चुनाव लड़ा था। बाद में दोनों पार्टीशन हो गए, शिवसेना ने जाके उनके साथ सरकार बनाई 2019 में। तो अपने आस के सबको न्यूज रखना चाहिए। विच अदर इलेक्शन टेक प्लेस इन योर लोकेलिटी इन द लास्ट 5 years? बताइए, पिछले 5 साल में आपके घर के आसपास कौन कौन से चुनाव हुए? तो 3 तरह के मेन चुनाव होते हैं। 3 तरह के मेन चुनाव होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है, अगर आप गांव में हो तो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, हमेशा रहते हैं। अगर आप गांव में हो तो किसके चुनाव होंगे?
ग्राम पंचायत के होते हैं। अगर आप शहर में हो तो नगर सेवक के चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे आप दिल्ली में हो, आप गणेश नगर में हो तो यहाँ पर नगर सेवक के चुनाव होते हैं। अगर आप वाड़ी में हो तो उधर के नगर सेवक का चुनाव होता है। एक ये चुनाव होता है। दूसरा होता है असेंबली का, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, जो महाराष्ट्र में पिछले साल हुआ था 2019 में। थर्ड लेवल का चुनाव होता है जिसको नेशनल लेवल का इलेक्शन कहते हैं। ये कब हुआ था पिछली बार? बताइए बताइए फटाफट। मोदी जी पिछली बार प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? यस, वो भी पिछले साल 2019 में चुनाव हुआ था, मई 2019। तो राज्यसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये दोनों 5-5 साल के डिफरेंस पे होते हैं। अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा ये 2024 में होगा। ठीक है जी। राज्यसभा के चुनाव से चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, और जो लोकसभा का चुनाव होता है उससे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर। मस्त क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? बट इलेक्शन की जरूरत क्यों है? ठीक है। यस, ए रूलर ऑफ द पीपल इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन। क्यों नहीं पॉसिबल होता? इतनी बड़ी जनता के नीड्स को कैटर करने के लिए आपको कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनको आपको भेजना पड़ेगा, जिनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जो अपने आपको डेमोक्रेसी तो कहते हैं पर डेमोक्रेटिक नियमों का पालन नहीं करते। बट इंडिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक कंट्री का। इसलिए पूरे चैप्टर में हम इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और इंडियन इलेक्शंस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, पर जरूरी नहीं होता कि जनता उनको चुन भेजेगी। हो सकता है जो पार्टीज हैं वापस में, समझ ले चाइना है, वहाँ पर जो पार्टी है उसने खुद को चुन लिया, भाई हम इसको अपना राष्ट्रपति बनाएंगे। तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बट दिस इज नॉट द राइट डेमोक्रेटिक वे। देखो क्वेश्चन किया लिखा, इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग इलेक्शंस विदाउट इलेक्शन? क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव आप विद इलेक्शन कर सकते हो? पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपके स्कूल में कोई प्रिंसिपल आई, मान लो प्रिंसिपल मान लो आते हैं, तो क्या केवल उनकी एज को देख के, उनका एक्सपीरियंस को देख के इलेक्शन होता है? नहीं। आप क्या करते हो, कई सारे रिज्यूमे मंगाते हो, आप रिज्यूमे को स्क्रूटनी करते हो, देखते हो इसमें कौन बेस्ट है, उनका इंटरव्यू भी होता है, उन्होंने पहले कहाँ कहाँ पर काम किया होता है। ये तो सिस्टम अलग होता है, इलेक्शन का सिस्टम टोटली अलग होता है। क्या हम किसी को एजुकेशन और नॉलेज के लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी उसका पार्ट नहीं है। अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव चुन लो, मैं आपसे कहूँगा आपको क्लास का मॉनिटर चुनना है, अगर आपको क्लास को, बच्चों को फ्रीडम दिया गया है कि आपको अपनी क्लास का मॉनिटर चुनना है, आप ये नहीं देखोगे मेरा दोस्त है। अगर आप दोस्त को देख के वोट दोगे तो यू आर रॉन्ग। आप ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहोगे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, कंप्लीटली बने, आपकी बात सही ढंग से पुटअप कर सके, टीचर के जो मैसेज होते हैं आपको सही ढंग से कन्वे कर सके। आपकी अगर कुछ गलत आदत है या आपने कुछ गलत किया है तो उसको सही ढंग से प्रेजेंट करे, मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंट ना करे टीचर के सामने कि भाई मेरे नंबर बनेंगे, मैंने देखो कितना बढ़िया रिपोर्टिंग किया है। रिपोर्ट लोग ऐसे करते हैं ना, अपना बड़ा रिपोर्टिंग देते हैं, और यस मैंने रिपोर्टिंग किया। तो कैसा होना चाहिए, वो आपका पॉइंट ऐसे पुटअप करे कि टीचर तक बात भी पहुंच जाए और टीचर आपको डांटे भी नहीं। और टीचर को आपको डांटे तो आपको करेक्ट करने के लिए डांटे, आपको पनिशमेंट करने के लिए ना डांटे। तो आप ऐसा मॉनिटर चुनना चाहोगे, ऐसा नहीं चुनोगे ये मेरा दोस्त है इसे नहीं चुनेगा। तो डेमोक्रेसी किसी भी कहते हैं, डेमोक्रेसी प्रॉपरली चुनना चाहिए। तो दिस देयर कैन बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग। तो किसी भी लेवल पे जब रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसमें डिफिकल्टी होती है, हम केवल नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं चुन सकते। कैसा होना चाहिए, वो लोगों की समस्याएं समझ सके। आप जो छोटे लेवल पे बात करो या बड़े लेवल बात करो, जैसे आपको मैंने मॉनिटर का एग्जांपल दिया, हम मॉनिटर क्यों चुनते हैं? ताकि क्लास की जो समस्याएं हैं वो टीचर तक पहुंचे, और टीचर क्लास से क्या एक्सपेक्ट करता है वो मैसेज आप तक आना चाहिए। तो नेता का एक्चुअल में काम वही होगा कि जनता की समस्याओं को हैंडल कर सके और उनको गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट में अच्छी ढंग से पेश कर सके, वहाँ पर अच्छा डिबेट कर सके, और वहाँ पर जो अच्छा पॉलिसी बने तो उसको वापस इम्प्लीमेंट करवा सके। ये मेन एक्चुअल में इलेक्शन का कंसेप्ट होता है। अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए, ठीक है,
कि इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। ठीक है ना, वोटर कौन होते हैं? वो आर द वोटर्स। वोटर किसको बोलते हैं? पीपल, यस। जो लोग वोट करते हैं 18 साल से ऊपर वाले, इंडिया में 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, पॉपुलेशन विच कैन वोट, पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग वोट नहीं डाल सकते, तो यू आर नॉट वोटर्स। जब 18 प्लस हो जाओगे, आपका वोटर कार्ड बनेगा, तब आप वोटर बनोगे। ये इंडिया में 18 के बाद आप वोट दे सकते हैं। हम कितने साल की उम्र तक हम चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं? एनी आइडिया? जैसे 18 साल होती है एज वोट देने के लिए, तो समझो आपको कोई भी चुनाव लड़ना है, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? नहीं, शुभ ये एज है चुनाव वोट देने की। अखिलेश ने, शुभम ने और जय ने, तेजस ने करेक्ट बताया। 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 25 साल कंप्लीट कर जाते हो, आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हो, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का जा सकते हो। तो 25 की मिनिमम एज होती है कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हम बात क्या कर रहे थे? इन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। क्या चॉइस होती है? दे कैन चूज हु कैन मेक लॉज फॉर देम, है ना। वो उन नेताओं को चुन सकते हैं जो उनके लिए कानून बना सकते हैं। दे कैन चूज हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, कि सरकार कौन बनाएगा। नहीं, इन पॉलिटिक्स देयर इज नो मैक्सिमम एज। भूमिका, राजनीति में नेताओं की कोई एज नहीं थी। नेता एक ही होता है। नेता सीटों तक कब तक रहता है? जब तक ऊपर नहीं चला जाता। जब तक ऊपर नहीं जाता ना, वो तब तक सीटों बैठना चाहता है। ये नेता होता है। नेता जो कुछ नहीं लेता, पर वो सब कुछ ले लेता है। नेता की एक खास चीज बताते हैं। नेता, और हम कुछ नहीं लेता, पर वो सब कुछ ले लेता है, वो नेता होता है। चलिए, तो वोटर क्या कर सकते हैं? दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। नेक्स्ट, दे कैन चूज द पार्टी, कि हम कौन सी पार्टी को लाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट बनाएगी और जो लॉबी बनाएगी। तो ये सब वोटर्स के हाथ में है। एक बड़ा फनी कार्टून है, इसी में है, दिखाता हूँ। आगे आएगा, पर मेरे साथ तुमको अभी दिखा दूँ। इसमें मस्त फनी कार्टून देखेंगे। ये चैप्टर बहुत मस्त है। इसी चैप्टर को पढ़ना बड़ा मजा आता है। ये और अगला चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है। ये है कार्टून क्या होता है, ये छोटा सा है। ये है लेफ्ट वाला जो फोटो है, ये आर के लक्ष्मण जो है। ये फोटो जानते कौन है? वो दिस कार्टूनिस्ट इज वेरी फेमस कार्टूनिस्ट। तो चलेंगे ऊपर। इनका नाम था आर के लक्ष्मण। ये देखो नीचे इनका नाम लिखा है, आर के लक्ष्मण। ये देखो यहाँ पर आर के लक्ष्मण, ये बहुत अच्छी कार्टूनिस्ट थे। जैसे अपने बाल ठाकरे जी थे ना, ये बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट। तो ये कार्टून क्या बताता है? ये जो टुडे वाला कार्टून है, ये क्या बताता है? जिस दिन वोटिंग होता है, तो देखो सारे नेता लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं इसके सामने। जनता में जो वोट दे रहा है, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। और जिस दिन वोट दे दिया, नेता लोग बड़े हो जाते हैं, एकदम छाती चौड़ी आती है, और जिसने वोट दिया होता है उसको पैरों के नीचे दबा के चलते हैं। ये राजनीति है। तो जब तक आपने वोट नहीं दिया, तब तक आप बहुत कुछ हो। जिस दिन आपने वोट दे दिया, अगले दिन से आपकी हैसियत खत्म हो जाती है। ये राजनीति का दुर्भाग्य है। इसको पढ़ेंगे आगे आएगा तो, पर आगे पढ़ते हैं क्या है। राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक मूवी रिकमेंड करूंगा आपको राजनीति देखने को। उसका मूवी का नाम भी शायद राजनीति है, आप लोगों ने शायद देखी होगी। उसमें ये था ना, अजय देवगन है, नाना पाटेकर है, शायद आप लोगों ने देखी होगी राजनीति। ये देखो, देख लेना, अच्छी है राजनीति के लिए। चलो, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन
डेमोक्रेटिक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे है, ठीक है। तो देखो यहाँ इलेक्शन कैन हेल्ड इन मेनी वेज, कई सारी इलेक्शन कंडक्ट करती हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, बट जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनमें भी चुनाव होता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, किसी न किसी लेवल पर चुनाव पक्का होता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए। we make a simple list of minimum condition for a democratic election। इलेक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस, मतलब किस चीज को हम इलेक्शन कहते हैं वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एवरीवन शुड एबल टू चूज, दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, वन एवरी वोट हैज वन वैल्यू। ये मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग से कि हर व्यक्ति का एक ही वोट काउंट हो, और उस वोट की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। आपका वोट हो चाहे देश के प्रधानमंत्री का वोट हो, एक ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका वोट वन, प्रधानमंत्री का वोट 10,000, वैल्यू विल बी वन। ये फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए डेमोक्रेटिक के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और सबको वोट देने का अधिकार होता है। ये आपके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट भी करना है, याद भी करना है, ठीक है ना। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज। क्या चूज करना है, पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स, ये फ्रीडम होना चाहिए किस पार्टी को वोट दें और हम पार्टी में किस कैंडिडेट को वोट दें। और पॉलिटिकल पार्टी भी के पास भी फ्रीडम होना चाहिए चुनाव लड़ने का और अपने कैंडिडेट खुद चुनने का, है ना। पार्टी भी तो कैंडिडेट चुनती है ना, हम इसको चुनेंगे, ये हमारे लिए खड़ा होगा और पब्लिक इसको वोट देगी। इन पॉलिटिकल पार्टी शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। तो अब देखो जो पार्टी, अब देखो वहां पर जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, अभी भी किस पे डिस्कशन चल रहा है कि 1 तारीख से उनको नॉमिनेशन चालू होगा। नॉमिनेशन मतलब कि पार्टी जिसको चुनेगी वो अपना वहाँ पे एप्लीकेशन देगा कि भाई मैं चुनाव लड़ता हूँ इस पार्टी की तरफ से। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए सर्वे करती हैं अपने इलाके में, बट इस इलाके में किसका पकड़ ज्यादा है, कौन चुन के आ सकता है, इसका मतलब वो वोटर की चॉइस को ध्यान रखती है। मुझे पता है डिग्गी में अगर चुनाव होगा तो डिग्गी के लोग किसको वोट देंगे, वो सर्वे कराती है, वो छोटे मोटे सर्वे कराती है, उसको पता लगता है तो यहाँ पर कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, वो उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वोटर्स लोग जो चाहते हैं एक्चुअली वो कई बार चॉइस आपको मिलती है। नेक्स्ट, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 2 years। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने एक लीडर चुन लिया, अब ऐसा नहीं कि वही बात चुन लिया उसको कोई बदल नहीं सकता, भाई मैं बन गया, अब जब तक मैं ना मरूं तब तक मेरे को कोई हटा नहीं सकता। तो अपने पास चॉइस होना चाहिए कि हम, अगर हमको कोई लीडर पसंद नहीं आया बाद में, हमको लगा था भाई हमारे लिए काम करेगा, उसने काम नहीं किया, तो इलेक्शन में ये पावर होनी चाहिए कि उसको कुछ समय में बदल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। नेक्स्ट, फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। भाई जनता जिसको चुने वही व्यक्ति जीतना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी सक्सेस है। भाई जनता ने वोट तो दिया, इसको चुन लिया गया तो और, है ना। अब जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले, पब्लिक ने किसको वोट दिया था, शिवसेना एंड बीजेपी। मैक्सिमम लोगों ने किसको वोट दिया था, शिवसेना बीजेपी को, पर गवर्नमेंट किसकी बनी, कांग्रेस एनसीपी की। गलत हुआ है, दैट इज रॉन्ग। अब इंटरनली क्या तो अलग बात, बट लोगों ने किसको वोट दिया था, एक संगठन को वोट दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। इसको पढ़ेंगे, ये फ्री एंड फेयर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री कैसे होता है और फेयर कैसे, चुनाव कोई भी फ्री नहीं होता, पहली बात, यहाँ फ्री का डेफिनेशन अलग है ना। और फेयर मतलब अच्छे से होना चाहिए, कुछ ऐसे गलत काम से चुनाव नहीं होना चाहिए। where people can choose they really wish। तो 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इलेक्शन, ये टॉपिक क्या था, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है इलेक्शन डेमोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, ठीक है। दिस माइट लुक वेरी सिंपल एंड इजी कंडीशन, पर ये इतना इजी नहीं होता जितना पेपर पे दिखता है। ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता। यस, हाँ, फ्री मतलब फ्रीडम, मतलब जनता को चुनने का अधिकार होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को चुनने का अधिकार होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। भाई अगर मुझे पता है कि मैं कोई पार्टी वोट नहीं देती, पर मुझे पता है
कि भाई मुझे ये जनता वोट देगी तो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनाव लड़ सकते हो। आपको अगर लगता है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो, आप भी चुनाव लड़ सकते हो, अभी नहीं 25 साल के बाद। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सिक्योरिटी मनी रहती है, आपको उतना मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते वो मनी आपकी जब्त कर ली जाती है। एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स हमको लाना होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई शक? छठी क्लास 6 बजे तक चलेगी, 2 बजे। It's not free. It's free much in thoughts, in process, but expense, चुनाव are expensive. लाखों के खर्च होते हैं। नेक्स्ट, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी है? बताइए, आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भूमिका कहती है हाँ, तेजस कहता है नो, शिवम कहता है यस, बाकी लोग का क्या व्यू है? पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पब्लिक वोट 50-50%। तो देयर शुड बी पॉलिटिकल कंपटीशन, बट इट शुड बी हेल्दी। अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। जब अनहेल्दी होता है तो गलत होता है, जब हेल्दी होता है तो सही होता है। जैसे आप फ्यूचर में कभी इंजीनियरिंग का एग्जाम दोगे, वो भी कंपटीशन है ना, बट दैट इज वेरी हेल्दी कंपटीशन। भाई आपको पता है आपको 2 साल तैयारी का मौका मिल रहा है, आप एग्जाम दोगे और जिसका एग्जाम अच्छा जाएगा वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा। दैट इज नोन एज हेल्दी कॉम्पिटिशन। और अनहेल्दी कॉम्पिटिशन क्या होता है, भाई तुमको पता है तुम्हारा पड़ोसी बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम रात को गए उसको अपने घर पे खाने पे इन्वाइट किया, उसको खाने में जमाल घोटा मिला दिया, अगले दिन वो एग्जाम देने नहीं गया। दिस इज कॉल्ड एज अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। क्लियर? तो कंपटीशन होना जरूरी होता है, इट शुड बी वेरी हेल्दी कंपटीशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल अबाउट कंपटीशन। इलेक्शंस को आप एक तरह से एग्जाम भी कह सकते हैं, और ये बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है। हाँ यस, ये पॉलिटिक्स में होता है सर। The most obvious forms of competition among the political parties. तो political party में जो competition होता है, उस competitive exam का नाम क्या है? Election। उनका भी एग्जाम होता है ना? तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में ये कंपटीशन होता है। इसके बीच में कई सारे कैंडिडेट्स भी, जैसे पुणे एक कंस्टिट्यूंसी है, बट इसके अंडर में जो चुनाव होगा, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तब तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये तो पॉइंटलेस रहेगा। भाई मैं खड़ा हूँ, मेरे कंपटीशन कोई है नहीं, मैं जीत जाऊंगा, मन मर्जी आएगी, जो करना हो करूंगा, इसका इलेक्शन का तो मतलब ही नहीं हुआ। जैसे तुमको पिछले बार बताता हूँ, पिछले साल कांग्रेस में चुनाव हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, तो केवल राहुल गांधी जी ने पर्ची डाली कि भाई मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे चुनाव लड़ना है अध्यक्ष पद के लिए। उसको कंपटीशन में कोई नहीं था, ऐसे इलेक्शन का कोई मतलब हुआ ही नहीं, पता कोई जीतेगा। एक बंदा था उन्हीं की पार्टी का, वो क्या, मैं भी अपना एप्लीकेशन फाइल करता हूँ, उसको एप्लीकेशन फाइल करने नहीं दी गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका इलेक्शन हुआ ही नहीं ना। तो इस पॉइंट से मतलब, इफ देर इज नो कॉम्पिटिशन, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। इलेक्शन हुआ ही नहीं इसमें, जस्ट चुन लिया गया। इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। वाई? क्योंकि इसमें कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, ये भी क्लियर है कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन से प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम्स आती है, बट इट इज वेरी हेल्दी, है ना? वाई? तो देखो, कंपटीशन होने का नुकसान क्या है? सेंस ऑफ डिसयूनिटी, है ना, फैक्शनलाइजेशन। लोकल इसमें क्या होता है, मोहल्ले में, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, उसी में चुनाव होता है ना, जिस क्रिकेट मैच होता है, अभी आजकल जो आईपीएल चल रहा है, अब तुम्हारा फ्रेंड किसका है? आरसीबी को को मानता है, आरसीबी जीतनी चाहिए, तुम बोलोगे मुंबई इंडियंस जीतनी, वो बोलेगा दिल्ली जीतना चाहिए। अब देखो आपके फ्रेंड सर्किल में ही इस आईपीएल में थोड़ा वो आया था कॉम्पिटिशन, कौन लड़ रहा है चुनाव, मतलब आईपीएल कौन खेल रहा है,
वो टीम्स खेल रही है, उनको नहीं पता कि तुम उनके बारे में इतना क्रेजी हो, तो तू अपने दोस्त कैसे जाएगा, ये मेरी ये मुंबई नहीं जीतेगी, मेरी आरसीबी जीतेगी, बरोबर ना? तुम्हारे आपस में वो अलग से कॉम्पिटिशन है, उसे कहते हैं सेंस ऑफ डिसयूनिटी आता है, फैक्शनिज्म आता है, मतलब सोसाइटी के अंदर ही पार्टीशन दिखता है। तो सेम चीज राजनीति में भी है, पर ये टाइम बिंग होता है, ये लॉन्ग टर्म नहीं रहता, ये फॉर द टाइम। इलेक्शन होता है, ये तब तक दिखाई देता है, जब तक आईपीएल चलेगा तब तक दिखाई देता है, आईपीएल खत्म तुम दोनों एकदम दोस्ती कर रहे हो, ठीक है? तो राजनीति में थोड़ा लंबे टाइम तक जाता है। तो यू हर्ड ऑफ द पीपल कंप्लेनिंग ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स, सही बात है, होता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। जब ये चुनाव का टाइम होता है ना, वो सीडी निकल के आती है, वो वीडियो टेप्स निकल के आती है, वो ऑडियो टेप्स निकल के आती है, सब उसी समय निकल के आते हैं, एलिगेशंस लगाने वाला काम। उसमें कुछ फॉल्स वीडियोस भी होते हैं, फॉल्स एलिगेशन भी होती है, ये सब चलता है। दैट इज रॉन्ग पॉलिटिक्स, ये नहीं होना चाहिए। और ये भी ये बात गलत है कि बात अगर ये सही में किया है तो वो उनको भी नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत भी काम करता है। तो पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, ये होता है, ठीक है ना? सम पीपल से दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स। लेकिन ये चीज हमेशा रखना, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है ये लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करती। ये हो सकता है इस बार चुनाव जीतने में हेल्प करे, लेकिन जो पार्टी मान लो चुनाव जीत के आ गई, अगर उसका कोई विजन नहीं है, उसको कोई एजेंडा नहीं है, तो क्या होगा, अगली बार उसको जनता वोट नहीं देगी। तो ये केवल चुनाव जीतने की डर्टी ट्रिक्स होती है, और केवल जनता समझदार भी होती है, केवल जनता समझदार भी होती है, ये केवल चुनाव के लिए किया जा रहा है। यस, नाइक में जैसा आपने देखा, नाइक भी गुड मूवी, अच्छी मूवी देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, तो जिन्होंने कानून बनाया था, संविधान बनाया था, वो प्रॉब्लम्स को जानते थे। जेट दे ऑप्टेड फॉर द फ्री कंपटीशन, फिर भी उन्होंने क्या सोचा, एक फ्यूचर के लिए, लेकिन ये फ्री कंपटीशन जरूरी है, कंपटीशन होना जरूरी है। वो जानते थे प्रॉब्लम्स आएंगी, डर्टी पॉलिटिक्स होगी, बट स्टिल ये जरूरी था, अदरवाइज सिस्टम काम नहीं करता लॉन्ग रन में, द सिस्टम विल नॉट वर्क, ये भी जरूरी था, ठीक है? आइडियल वर्ड में क्या होना चाहिए, ऑल पार्टी लीडर शुड नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल, एंड उनका एक ही मोटिवेशन होना चाहिए कि पब्लिक को कैसे सर्व करना है। और आजकल क्या होता है, पब्लिक ही उनको सर्व करती है। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन नॉट नेसेसरी इन सच आइडियल वर्ड, एकदम सभ्य समाज में कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहाँ पर समाज सभ्य होता है वहाँ पर ये जरूरी होता है। बट इट इज नॉट हैपन द रियल लाइफ, पिक्चर में हो सकता है बट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। Political leaders all over the world and other professionals are motivated by desire to achieve advance their political career। भाई किसी के अंदर भी आगे बढ़ने की होती है, भाई मैं बार बार चुना जाऊं, मैं बार बार चीफ मिनिस्टर बनूं, मैं बार बार एमएलए बनूं, मैं एमपी बनूं, ये हर कोई चाहता है बार बार। तो ये डिजायर क्या करती है कि जीतने के लिए, तुम्हें को जीतना ही है, तो जब जीतना होगा तो क्या होगा, फिर राइट और रॉन्ग भूल जाएगा, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। तो दैट टाइम द इलेक्शंस आर लाइक वॉर, हमको जीतना है, कंडीशन कुछ भी हो, हम कुछ भी करके बाय हुक और क्रूक वी शुड विन द इलेक्शंस। दे वांट टू रिमेन द पावर, या पावर छीनना चाहिए और अपनी पोजीशन बनाना चाहिए। हाँ, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, बट इंटायरली उनका थॉट कैसा होता है, वो सेंस ऑफ ड्यूटी कम होती है, अपने लिए प्राइड ज्यादा होता है कि हमको बने रहना पावर में, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाउ डू वी डील दिस रियल लाइफ की सिचुएशन, ये सब चलते हैं। ये देखो सब आइडियल कंडीशन है। पॉलिटिकल पार्टी आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो, ये सब आइडियल कंडीशन है। मोदी इज वेरी गुड लीडर, हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो देखो, अब ये आइडियल कंडीशन है कि पॉलिटिकल लीडर को लोगों को सर्व करना चाहिए, और उनको जो नहीं करे, सर वी डोंट हैव अवर अदर क्लास, मतलब भूमिका। आज आपकी बेटा एसएसटी क्लास है, विदाउट उसमें, एंड व्हाट कैन बी द पनिशमेंट फॉर द पॉलिटिकल लीडर, द सिंपल आंसर इज पीपल। लोग कैसे जवाब देते हैं,
या तो अगली बार चुनेंगे या अगली बार नहीं चुनेंगे। 6 o'clock तक क्लास है। नहीं, आज मैथ की क्लास नहीं। मैथ इज ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे एसएसटी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम्हारा बायो और फिजिक्स डबल क्लास चलता है। डबल इंजन चालू है आजकल तुम्हारा। मोदी जी डबल इंजन किसको बोलते हैं? नहीं आइडिया? मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। उससे मोदी जी क्या कहना चाहते हैं बताइए? कई लोगों ने सुना होगा डबल इंजन सरकार। तो डबल इंजन सरकार का मतलब होता है सेंट्रल में अगर बीजेपी है तो स्टेट में बीजेपी है। इसको कहते हैं डबल इंजन सरकार। ठीक है, तो दोनों जगह, क्योंकि जब स्टेट और सेंट्रल आपस में मिलकर काम करते हैं तो काम करना काफी फास्ट होता है। मोदी इसको बार बार क्यों बोलते हैं? मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्होंने प्रॉब्लम बहुत फेस किया था। जो स्टेट के लिए काफी कुछ करना चाहते थे, बट सेंटर पे कांग्रेस की सरकार थी, उनसे इतना सपोर्ट नहीं मिलता। जब मोदी जी ने कभी इलेक्शन सुनना, हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है। सिर्फ चौकीदार वाला स्पीच सुना नहीं, सारे स्पीच सुने, बहुत अच्छे स्पीच होते हैं मोदी जी के, सुनने लायक होते हैं। तुम लोगों को तो राजनीति मजा आएगा। राजनीति बहुत अमेजिंग चीज है। राजनीति एक्शन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छी है, पर एज ए कैरियर बहुत बेकार है। चलो, द सिंपल आंसर इज पीपल। किस बारे में बात हो रही है? अगर जनता, मतलब अगर नेता लोग जनता की सेवा ना करें या सेवा करें तो उनको एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो हु कैन गिव दिस पनिशमेंट और रिवॉर्ड? द पीपल कैन गिव दिस पनिशमेंट और रिवॉर्ड। या तो अगली बार चुन के आएंगे या अगली बार चुन के नहीं आएंगे। सबकी वजह से बड़ा मजा आता है। चलिए, गुड। Regular electoral competition provide incentive to the party, political party and leaders. They know if they reach issue the people want, they will protect the interest. क्योंकि जब चुनाव के टाइम होता है, ये जो सारे वो मुद्दे उठाते हैं जो तुमको लगता है ये मुद्दे ठीक होने चाहिए, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और उनका चुनाव जीतने का मौका बढ़ जाता है। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर, दे विल नॉट एबल टू विन अगेन। ओके, चलिए, ये मस्त आदमी दिल्ली का नेता आया। नेता का तो मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। दोनों दिल्ली के बोलती है मेरे पास वोट है। तो बस काटूंगी। ये नीचे नाम लिखा है इरफान, ये किसी इरफान नाम के कार्टूनिस्ट ने बनाया। और देखो यहाँ पर दूसरे पिक्चर में क्या है कि नेता है, बड़े बड़े वादे करके आता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और एक वादा उसको देख के वोटर उसके पीछे पीछे भागता, हाँ यार हमारी ये चीज कंप्लीट हो रही, चीज कंप्लीट हो रही। तो दोनों पिक्चर अलग अलग वे में बनाए हैं। चलो, next. If a political party is motivated only desire to be power, even it will force to serve the people. ठीक है, अगर कोई राजनीति में होगा, हो सकता है 10 में से, हाँ, गलती से एक वादा कर दिया, मतलब वादा तो पिटाई लाया था पर पूरा कुछ नहीं किया, गलती से एक वादा पूरा हो गया, इसी को आप ऐसे भी दे सकते हैं, है ना? तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर वो पावर में रहना चाहती है, वो ना चाहे तब भी उसको जनता को सेवा तो करना ही पड़ेगा। चाहे थोड़े वे में सेवा करें, ज्यादा वे में करें। दुकानदार का दुकान खोल के बैठा है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा, है ना? तो नेता कोई भी आए, कुछ ना कुछ फायदा तो जनता को होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कस्टमर की तरह, अगर कस्टमर इस शॉप पे उसको सामान नहीं मिला, वो दूसरी शॉप पे जाएगा। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे नहीं करेगी तो क्या होगा? वो किसी और के पास जाएगी, अगली बार किसी और को वोट मिलेगा। तो लीडर शुड ट्राई टू सर्व द पीपल। और दोनों कार्टून को देखिएगा, इसमें कुछ मैसेज छुपा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर कह सकते हो कि वोटर पावर में है, वोटर अपना बात, ये चुनाव होने के बाद, ये क्या बताता है? चुनाव होने से पहले तुम्हारे लिए ये प्रॉमिस, तुम्हारे लिए वो प्रॉमिस, 5 साल बीत गए, अब वोटर क्या बोलता है? अब आओ चुनाव के लिए, तुम्हारे पास घोषणा है ना, अब मेरे पास वोट है, मैं तुमको वोट से जवाब दूंगा। तो हर एक का एनालिसिस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? इंडिया में क्या होता है? ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया, 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, 3 तरह के होते हैं, पर मोस्टली 2 तरह के हम डिस्कशन करेंगे। लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा होता है सेंट्रल लेवल पे,
सबसे बड़ा वोटर ये होता है। और स्टेट लेवल पे विधानसभा इलेक्शन होते हैं, ये दोनों 5-5 साल के टर्म पे होते हैं। 5 साल के लिए नेता लोग चुने जाते हैं, 5 साल बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, फिर लोकसभा और विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है, मतलब नई आएगी उसके लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्शन। अब कई बार क्या होता है कि किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक ही जगह इलेक्शन कराना पड़ता है, जैसे कोई अगर मर गया या किसी ने रेजिग्नेशन डाल दिया, तो उस सीट पे फिर से चुनाव होता है। ये कभी कभी होता है, इसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। याद रहेगा सबको। जनरल इलेक्शन मतलब जो पूरे देश में होता है या पूरी एक स्टेट में होता है, ठीक है। अगर किसी 2-3 सीट के इलेक्शन कराना हो, जैसे कोई मर जाता नेता या उसने रिजिग्नेशन डाल दिया, तब क्या होता है, उस टाइप के इलेक्शन को बोलते हैं बाय इलेक्शन। जैसे भी देखो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होंगे, कौन सी सीटों में चुनाव होंगे, कि पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस से कुछ लोग छूट के वहां पर आगे बीजेपी में आए, तो वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो जिन सीटों पर सर राज्यसभा कितने साल में डिजोल्व होती है, राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 साल का टेन्योर है, वो 6 साल बाद चेंज होते हैं। और उसके लिए चुनाव नहीं होता, उसके लिए जो एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, वो उनका सिलेक्शन करते हैं, उनका पब्लिक चुनाव नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है, पूरे देश को अलग अलग पॉपुलेशन के लेवल पे बांटा गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। तो ये एक कंस्टिट्यूएंसी मतलब एक क्षेत्र है जहाँ पर होगा, जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र है, अब महाराष्ट्र में भी सीटें हैं अलग अलग, महाराष्ट्र में अराउंड शायद 40 सीट्स हैं एमपी इलेक्शन की। तो हमने पूरे देश को क्या किया है, पॉपुलेशन के हिसाब से, सब में इक्वल पॉपुलेशन हो, हम उस इक्वल पॉपुलेशन के रेशो में देश को अलग अलग उसमें बांटा है कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पर वोटिंग होगी, और उसके ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए। भूमिका भी आवाज क्लियर है? अगर आपका नेट फ्लक्चुएट करेगा तो ऐसा दिक्कत आता है, ठीक है ना। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूंसीज। कंट्री को हमने अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया है। इसको डिवाइड करने का एक ही रीजन होता है, पॉपुलेशन। हम क्या करते हैं, पूरे देश में समझो इतनी पॉपुलेशन है, तो उसको क्या करते हैं, हर एक क्षेत्र में इतनी पॉपुलेशन आएगी, उसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोल देते हैं। फिर वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मेंबर खड़े करते हैं, और वहाँ के लोग वोट देते हैं, और उनमें से कोई एक चुन के आता है, ठीक है जी। अभी देखो यहाँ दिया है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और जो इन कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आता है उसको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको एमपी बोलते हैं। पुणे का कौन है एमपी? नेवर नो हु इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पुणे? बीजेपी का ही है। नो आइडिया, ढूंढ लेना ठीक है गूगल पे। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन दैट एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू, ठीक है ना। इसलिए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज को हमने क्या किया है, पॉपुलेशन के हिसाब से इक्वल पार्ट में बांटा गया है। ईच कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव ए रफली, देश बाबत जी, यस, ईच कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन विद इन। तो पूरे देश को हमने 543 सीट्स में बांटा है, और हर एक में क्या इक्वल पॉपुलेशन है। उसी तरह हर एक स्टेट को भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बांटा है। जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है तब नंबर ऑफ सीट्स अलग होती हैं, जब एमपी का चुनाव होता है तो उसके नंबर ऑफ सीट्स अलग होती है, ठीक है। जो उसमें चुने जाते हैं, एक सेकंड, ग्रुप पे कुछ मैसेज आया मेरे लिए, सर टेंथ वाले बच्चे मैसेज करूँगा, डेली क्लास 5:30 बजे होता है ना, तो उनका मैंने अच्छा विषय, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, तो जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, जो कंट्री लेवल का इलेक्शन होता है, उसमें जब चुने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमपीज। जो स्टेट लेवल पे चुने जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। एक बड़ी पार्लियामेंट्री, तो दो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। एक कौन सी होगी? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके अंडर में आती है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। एक बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। जैसे पुणे एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, बट पुणे के अंदर ही 4 या 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जब इसका राज्यसभा का चुनाव होता है। उसी तरह पंचायत लेवल पे और म्यूनसिपल लेवल पे इलेक्शन होते हैं। पंचायत मतलब जब गांव में चुनाव होता है, म्यूनसिपल मतलब जब शहर में चुनाव होता है, जब मेयर का चुनाव होता है उसको म्यूनसिपल इलेक्शन के चुनाव होता है, ठीक है ना। इसी तरह हर एक गाँव को, हर एक टाउन को अलग अलग वार्ड से बांटा जाता है। जैसे आपके डिगी में जब नगर सेवक का चुनाव होता है तो टोटल चार लोग चुने जाते हैं। डिगी में 3 होते हैं और भोगकिल भी डिगी के अंडर में आता है। इसलिए एक नगर सेवक जो होता है वो भोगकिल का होता है और 3 आपके डिगी के होते हैं। तो समझो डिगी में ही आपका जो मेयर का चुनाव होता है, इसमें चारों लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। ईच वार्ड इलेक्ट 1 मेंबर ऑफ द विलेज ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी। तो हम डिगी जो है वो अर्बन लोकल बॉडी में आता है। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसी आर कंसिडर्ड सीट्स। इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम सीट पे कहते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ड की जगह हम उसको सीट भी यूज करते हैं। इसमें 100 सीट्स हैं या 60 सीट्स हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल दिया है। ये गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। ये गुलबर्गा एक साइड कर्नाटका में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जगह है। तो देखो ये पूरे गुलबर्गा को उन्होंने डिवाइड किया है। वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 सीट्स हैं इसकी लोकसभा की। मतलब जो गुलबर्गा एक स्टेट है, मतलब स्टेट के अंदर जो एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अंदर ये कितनी सीट्स हैं? 7 सीट्स हैं। लेकिन जब इसको हम स्टेट लेवल पे डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी सारी सीट्स बनेंगी। इनको बोलते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली सीट्स। असेंबली सीट ज़्यादा है और ये आपकी वो सीट्स हैं। मतलब हाँ ये देखो 44 जो नंबर है, ये पूरा नक्शा किसका है? कर्नाटका का है। कर्नाटका में जो 44 नंबर है वो कौन सा है? गुलबर्गा है। ये कर्नाटका में टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्नाटका में एमपीज जब लोकसभा का चुनाव होगा 8 सीटें होती है, तो गुलबर्गा एक ही है। अब गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो एक 44 नंबर जो दिख रहा है आपको, ये 44 नंबर दिख रहा है, उसी में देखो इतनी सारी सीट्स हैं इसके लिए असेंबली इलेक्शन के लिए। तकरीबन ये मुश्किल 15 से 20 के आसपास, ठीक है सर। क्या वो दोनों डायग्राम सेम जगह पे? ये जो राइट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है, जो लिखा है ना गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ये किसका है? लेफ्ट साइड में जो 44 नंबर है, लेफ्ट साइड में जो 44 नंबर है उसका बड़ा वर्जन ये है। तो जब कंट्री लेवल पे एग्जाम मतलब इलेक्शन होता है तो गुलबर्गा एक काउंट होता है, वहां से एक ही एमपी निकलेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ही निकलेगा। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव होगा, स्टेट लेवल की इलेक्शन होता है, तो उसी गुलबर्गा में ये टोटल इतनी सीट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगभग 25 सीटें। दोनों डायग्राम सेम है। लेफ्ट वाला 44 का बड़ा डायग्राम राइट साइड में है, ओके जी। ओके, कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी भी होती है। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी होती है? जैसे कई बार क्या लगता है जो एससी है, एसटी है या ओबीसी है कि जब ये लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को क्या लगता है कि भाई हो सकता है कि लोग वोट ना करें या इनको अपना लीडर ना चुने, या किसी इलाके में अगर एससी एसटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से क्या होना चाहिए? वहाँ का लीडर चुनना चाहिए। पर पॉलिटिकल पार्टी कई बार क्या करती थी स्टार्टिंग में कि भाई उधर से दूसरा कास्ट का लीडर चुनती थी, वो एससी एसटी को नहीं चुनती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ सीटें रिजर्व कर दी, कुछ सीटें रिजर्व कर दी। उसमें क्या हुआ, उसमें अगर एससी एसटी के लोग ही खड़े हो सकते, ठीक है। तो वो सीट अगर वो समझो सीट एससी की रिजर्व है तो वहां से केवल एससी कैंडिडेट खड़ा होगा, शेड्यूल कास्ट वाला। अगर अगर वो सीट एसटी की रिजर्व है तो वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति खड़ा होगा। हो सकता है कुछ सीटें, देखो यहाँ पर कुछ सीट्स आपको दिए नहीं। लगभग जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 84 सीट्स
ये नंबर आपको याद होना चाहिए। 84 सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। उधर उधर जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो केवल शेड्यूल कास्ट का ही हो सकता है। एंड 40 सीट्स आर फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स ऑन डेट 26 जनवरी 2019। ये लेटेस्ट फिगर है। उस डेट को 84 सीट्स एससी के लिए है एंड 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, ये रिजर्व होता है। इधर से जब बीजेपी का कैंडिडेट हो चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो और उनको चुनना कौन पड़ेगा, वहीं का एससी और एसटी कैंडिडेट चुनना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर उसका रीजन लिखा। Our parliament in assembly would be deprived of their voice of significant section of our population। कि जो एससी एसटी के लोग हैं, अगर दूसरी कास्ट के लोग वहां से चुने गए तो हो सकता है उनकी बात उतनी ना पहुंचे। इसलिए अगर पर वहां से उन्हीं का व्यक्ति जब चुन के आएगा तो उनकी बात को अच्छी वे में वहां पर प्रेजेंट कर पाएगा। तो इसलिए कुछ सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई। ओके जी, यहाँ तो कोई डाउट, इस पॉइंट में कोई डाउट है? ये मेरे पास लेटेस्ट बुक है बच्चों, मैंने जो डाउनलोड किया है पीडीएफ, ये लेटेस्ट बुक का मैंने वहाँ डिटेल नहीं किया, गवर्नमेंट की वजह से सीबीएसई। ठीक है, तो ये अपडेट होता रहता है, जैसे बुक प्रिंट होती है उसमें लेटेस्ट अपडेट डाटा भी डालना पड़ता है। ठीक है जी। द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन एक्सटर्नल लेटर ऑफ द अदर वीकर सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जिस तरह एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व है, उसी तरह जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं या अर्बन जो चुनाव होते हैं वहाँ पर ओबीसी कोटा भी है। ओबीसी कोटा लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है। जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें केवल एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट है, ओबीसी के लिए नहीं है। लेकिन जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और मेयर के जो चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी की कुछ सीट रिजर्व की गई, वही कुछ पोर्शन रहता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व इन द रूरल एंड अर्बन बॉडीज फॉर द वुमेन कैंडिडेट। ये भी लोकसभा और राज्यसभा में भी इम्प्लीमेंट हुआ है और ग्राम पंचायत और मेयर के इलेक्शन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट उसका टॉपिक है फिर अपना वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होता है भाई, कोई भी जो सीट है या कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कौन लोग वोट कर सकते हैं और कौन लोग वोट नहीं कर सकते हैं, वो पूरी एक लिस्ट बनती है। और ये शीट लिस्ट जो है ये टाइम टू टाइम अपडेट रहती है, क्योंकि हर साल देखो कुछ लोग 18 प्लस होते जाएंगे, तो जो लोग 18 प्लस होते जाएंगे वो अपने वोटिंग कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और उनको वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो जिस पर एडिशन होता है उस पर डिलीशन भी कब होता है। डिलीशन कब होता है, या कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका उस लिस्ट से नाम निकालना होता है। तो वोटर्स ऐड भी होते हैं और वोटर्स डिलीट भी होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑफिशियली इलेक्ट्रोल रोल, तो इसको नॉर्मल कहा जाता है वोटर लिस्ट। ठीक है, इसके बाद है, और इसी को कुछ टर्म्स में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब 18 साल के बाद आपको वोट देने का अधिकार है। आपका एक वोट काउंट होगा, इसकी इक्वल वैल्यू होगी और किसी को भी वोट देने से कोई रोक नहीं सकता विदाउट एनी गुड रीजन। कोई कोई क्रिमिनल क्रिमिनल भी है ना देश में, उसको वोट देने का अधिकार है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो जो 18 प्लस है उस सबको वोट देने का अधिकार होता है। अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, किसी भी स्तर का हो, गरीब हो, अमीर हो, काइंड हो, क्रूर हो, अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, पर जो भी ह्यूमन बींग्स होंगे सबके कुछ नीड्स एंड व्यूज रहते हैं, तो सबको वोट देने का अधिकार है। इन अवर कंट्री सिटीजन, हाँ इवन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वोट देते हैं, वोट सबको देना है। जब वोटिंग होती है दे आर एज सिटीजन्स, दे आर नॉट एमपीज, दे आर नॉट एमएलएज, दे आर नॉट प्राइम मिनिस्टर, दे आर नॉट प्रेसिडेंट। जब वोट देने आएंगे दे आर एज सिटीजन्स। Every citizen right to vote irrespective of his caste, color, religion, gender. Some criminals are people with unsound mind can also give vote. हाँ,
कुछ को वोट देने से रोका जा सकता है, पर ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं गया। ठीक है जी। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनको वोटिंग लिस्ट में ऐड करना। जिन लोगों ने अपना वोटिंग एज एक्वायर कर लिया है उसको वोटिंग एज में रखना। कोई ऐसे किसको बाहर निकालते हैं, जो लोग मर जाते हैं या कोई फॉरेन चले जाते हैं, इंडियन की शेड्यूल को छोड़ देते हैं, उनको भी लिस्ट से हमको निकालना पड़ता है। ये हर रिवाइज होती रहती है। ये रिवाइज जैसे इलेक्शन आता है ये रिवाइज हो जाते हैं। सर अगर पहले किसी इंसान ने क्राइम किया तो उसे इलेक्शन के लिए हाँ बिल्कुल खड़ा हो सकता है। क्राइम किया है, साबित नहीं हुआ है, तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। साबित हो गया उसका चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे लालू यादव जी को भी उनको ऊपर चारा घोटाला सिद्ध हो गया है, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब जो इलेक्शन कमीशन होता है उन्होंने उनको बैन किया कि 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। सर मीन्स इन एवरी इलेक्शन ईच सिटीजन मस्ट बी गोइंग टू वोट टू सम फ्रेंड्स। यस यस, एवरी इलेक्शन में कुछ लोग ऐड होते रहते हैं। और देयर इज एन पॉलिसी टू गिव वोट टू ऑरिजिन। हाँ, अगर भाई मैं जिस सीट से खड़ा हो रहा हूँ तो मैं अपने आप को वोट दूंगा ना। यस यू कैन गिव वोट टू योरसेल्फ आल्सो, नो इशू। जो वोटर आईडी होता है उसको हम कहते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपीआईसी, इसको नए नेम से बताया गया है। ठीक है ना। इसको हम वोटर कार्ड भी कहते हैं। आपके पेरेंट्स का आप चेक करना, आपको वोटिंग कार्ड दिखाया गया है। आप देखा, आप मम्मी से बोलना है तो आप पेरेंट्स से बोलना कि हमको एक बार वोटिंग कार्ड दिखाओ, उसमें पापा का नाम होगा, फोटो होगा, और वहाँ पे एक नंबर दिया होगा जो आपके मम्मी और पापा का यूनिक होगा, ये उनका वोटर कार्ड नंबर है। जब इलेक्शन देने जाएंगे, इलेक्शन होता है जब वोट देने जाएंगे तो वहाँ पर एक लिस्ट होती है, लिस्ट में इनका नाम देखा जाएगा, हाँ भाई इनका नाम लिस्ट में है क्या। अगर नाम उस लिस्ट में होगा तो ये वोट देने जा सकते हैं। उसमें आपका घर का एड्रेस भी होगा, जो आपका लेटेस्ट एड्रेस रहेगा। आज आप जाके सर्च आउट करना वोटर कार्ड, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। द कार्ड इज नॉट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। ठीक है। आप अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड भी आप यूज कर सकते हो लाइसेंस, और आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। कई बार नाम नहीं होगा तो आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। और ये आपको देखो डायग्राम दिया गया है बड़े लेवल पे। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज टोटल कितनी है, 543। इसमें से जर्नल कितनी है, 412। जर्नल मतलब इसमें SC ST के अलावा जो भी कास्ट वाले हैं ये सब इस इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है। SC के लिए 84 है, 47। देखो आपको यहाँ कलर कलर से बताया गया कि कौन सी सीट SC के लिए है। कलर से आप देख सकते हो, जो मैरून कलर है वो SC के लिए है, जो ग्रीन कलर है वो ST के लिए है, और जो व्हाइट कलर है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और हर एक स्टेट में देखो ये स्टेट सीट्स है कि हर एक स्टेट में कितनी सीट होती है। जैसे राज्यसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का, तो महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं, तो 48 MPs केवल महाराष्ट्र से जाएंगे। ऐसे टोटल हर एक स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आपको एटलीस्ट अपने स्टेट का पता होना चाहिए। सबसे कम देखो 1 भी होता है, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 2, पौंडीचेरी 1, लक्षद्वीप 1। ये आपकी बुकलेट में, मैंने आपको PDF फाइल भेजा है पहले से पहले, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको कुछ आइडिया हो तो अच्छा, ये देखो कुछ मैप्स, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो आज हम यहाँ पर ही क्लास एंड करेंगे। अगली बार हम टॉपिक, आप लोग आगे का टॉपिक पढ़ के आना। 9 पेज हमारे कंप्लीट हो गए, 9 पेजेस और बाकी, तो अगली क्लास में टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो 3rd चैप्टर का आपका कंप्लीट होगा, फिर 4th करेंगे, और 5th चैप्टर आपका हटा दिया गया तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फिर डायरेक्ट उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगली बार जब मिलोगे यह सब पढ़ लेना, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट क्या होता है, ये देखो इलेक्टोरल रोल, ये ऐसा पूरा पर्चा कैसे दिखा, पापा ये चुनाव देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, उनको ऐसा दिखता है, उनका ऐसा नाम लिखा रहेगा, जो नाम लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा, मैच करते हैं। फिर इलेक्शन कंपेन क्या होता है, फिर पॉलिसीज, पोलिंग क्या होता है, काउंटिंग वोट क्या होता है, उसके बाद आपका इलेक्शन रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है, और क्या दिया है इसमें, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, वो बताएंगे। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। पॉपुलर पार्टिसिपेशन कैसा होता है कि जनता कैसे में पार्टिसिपेट करती है, कितने लोग एक्चुअल वोट देने जाते हैं, ये भी बताया जाएगा तुमको आगे।
तो काफी कुछ अभी पढ़ने के लिए, तो आप लोग पढ़ना इसमें आगे क्या क्या दिया है। चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डायग्राम कर देते हैं, ठीक है जी। सबने अटेंडेंस दी है, ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे हम। कल हम लोग क्या करेंगे, वर्क एंड वो अपना टॉपिक फोर्स लो एंड मोशन। बाकी न्यूमेरिकल्स आपको मैंने दिए थे करने के लिए, तो आप न्यूमेरिकल्स पूरा आप कंप्लीट कर लेना जो बचे हैं। तो कल हम फोर्स लो एंड मोशन भी फिनिश करेंगे और फिर हम वर्क एनर्जी पावर भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।